नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार तक्षशिला विद प्रभात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी यूपीएसआई की तैयारी को एक नई दिशा देने में लगे हुए होंगे दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि अब फिलहाल आपकी तैयारी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। तो बच्चों, कल हमने यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट 4 किया था, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए थे और मुझे उम्मीद है कि आपका उन 20 क्वेश्चनों में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा होगा। तो चलिए बच्चों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास को, इस बढ़िया क्लास को, खूबसूरत क्लास को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है? जिसमें हम बच्चों आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों आपके सामने आने वाला है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने आ चुका है बच्चों। एक बार जो है इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है? चलिए, मैं टाइमर भी लगा देता हूँ, देखते हैं कि कौन कितने बच्चे कितने टाइम में इस सवाल को करेंगे, ठीक है? अपना अपना टाइम नोट करते रहना बच्चों, ठीक है? चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक नाव एक निश्चित चाल से 20 √3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव के द्वारा लिया गया समय सेकंड में कितना होगा? यह क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, इसके लिए आप एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करना बच्चों। जैसे कि अगर मैं बात करूं जैसे कि अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को। भाई, मान लो कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है? और एक ट्रायंगल हमारा ये है जिसमें ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है, ठीक है बच्चों? अगर मैं बात करता हूं इन स्टैंडर्ड ट्रायंगल की, इसमें रेशो क्या होता है, ठीक है? अगर मैं 30 डिग्री की बात करता हूँ, 30 वाले की बात करता हूँ कि ये वाला एंगल 30 है, ये 60 है। हालांकि ये भी 30 होगा और ये हमारा 60 बनेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलग अलग ट्राइंगल की, जिसमें एक एंगल मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, रेशियो क्या होता है, ये अगर एक है तो ये बच्चों यहाँ पे √3 होगा, ये बात याद रखना। तो यानी कि 30 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा 1 यूनिट होगी। और यहाँ पर अगर 60 डिग्री का एंगल है तो 60 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होगी बच्चों? √3। यानी कि ये रेशियो बनता है, 60 के सामने वाली साइड √3 होती है और 30 के सामने वाली साइड बच्चों यहाँ पर कितनी होती है? 1 यूनिट। ठीक इसी प्रकार 60 के सामने वाली साइड का रेशियो कितना बनता है? √3। और यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो बात एक ही है, मतलब यहाँ पे कितनी बनेगी? 1 बनेगी। इतना सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा ये था। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक निश्चित चाल से 20 √3 मीटर ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, ये एक लाइट हाउस है, ये 20 √3 मीटर ऊंचाई का लाइट हाउस हमें दिखाया गया है, ठीक है? की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? मान लो यहां से लाइट हाउस का अवनमन कोण 30 डिग्री था, यहां से, है ना? 30 डिग्री था, तो ये एंगल बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री होगा। लेकिन 10 सेकंड के बाद यही अवनमन कोण यहाँ से कितना होगा? 60 डिग्री हो जाता है। ये क्वेश्चन में कहा गया। देखिए, अवनमन कोण की बात अगर मैं करता हूं तो बच्चों यहां से बात बनती है, ये पैरेलल रेखा होगी, ये वाली इसकी और इसकी, है ना? तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री है और ये पूरा एंगल बच्चों यहाँ पे हमारा 60 डिग्री होगा। तभी ये पैरेलल रेखा है, ये 60 एक अंतर कोण बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ये 60 तो ये 60 होगा। तो बात ये है कि अगर अवनमन कोण 30 डिग्री था, अब वो 10 सेकंड बाद कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चों? 10 सेकंड का टाइम लगा। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया, ठीक है? अब देखिए, अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा? यानी कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कुल समय आपसे वो जानना चाहता है कि कितना होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको एक रेशियो बताया कि अगर ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये 30 डिग्री है और ये यहाँ पे बच्चों 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाली साइड का रेशियो √3 और 30 के सामने वाली साइड का रेशियो होता है बच्चों 1 यूनिट। ये बात आपको पता है पहले से ही, हालांकि मैंने बता दिया आपको, ठीक है?
अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये 60 डिग्री है तो 60 के सामने वाली साइड √3 होगी, और अगर ये 60 के सामने वाली साइड √3 है तो यहां पर बच्चों कितना होगा, 1 होगा, 1 यूनिट होगा। तो अगर ये 1 यूनिट है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि √3 का कितना गुना है, 1/√3 है। कितना है, 1/√3। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि 60 के सामने की साइड अगर √3 है, तो ये वाली जो साइड होगी बच्चों, इस √3 का 1/√3 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो रेशियो होगा 1/√3, यानी कि ये 20 मीटर होगी। फिर ये लंबाई कितनी होगी दोस्तों, ये यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 20 मीटर होगी। क्योंकि इस 20 √3 का कितना होगा बच्चों, 1/√3। कितना होगा, 1/√3। अगर ये √3 है तो ये 1 यूनिट होगा, यानी कि √3 का 1/√3, यानी कि 20 √3 का 1/√3 क्या होगा, 20 मीटर होगा। यहाँ पर हमें 20 मीटर जो ये दूरी मिली, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी मिली। क्लियर है बात यहां तक। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि 30 के सामने की जो साइड होती है बच्चों, 30 के सामने की जो साइड होती है वो 1 होती है ना। तो ये वाली साइड क्या होगा, इस 1 का कितना गुना होगा बच्चों, ये √3 गुना होगा, √3 गुना। 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 यूनिट है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस बनेगी बच्चों, वो कितना गुना होगा, √3 गुना, है ना। तो 20 √3 का √3 गुना कितना होगा बच्चों, 60 मीटर। कितना होगा, 60 मीटर। यानी कि इस 20 √3 का कितना गुना, √3 गुना, है ना। तो कितना होगा, 60 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमें पता चल चुकी है कि ये 60 मीटर है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बच्चों, इस पूरे 60 में से ये 20 मीटर घटा दूं, तो कितना बचेगा, 40 मीटर बचेगा। कितना बचेगा, 40 मीटर। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, 40 मीटर है। क्लियर है बात, ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या बचेगी, 40 मीटर बचेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 40 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया समय 10 सेकंड है। अगर 10 सेकंड है तो फिर स्पीड क्या बनेगी, स्पीड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40/10 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड हमारी यहाँ पर स्पीड निकल चुकी है बच्चों, है ना। तो नाव की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो भाई प्रारंभिक स्थान हमारा ये है, और यहाँ पर लाइट हाउस है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस है टोटल वो कितनी है, 60। और आपसे पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 60 हमारी दूरी है और स्पीड अभी हमने निकाल ली। तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 सेकंड का समय लगेगा। इस तरीके से बच्चों हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू लगाओगे, tan 60 का मतलब होता है √3। इस तरीके से मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, tan 60 की वैल्यू √3, और लंब बटे आधार होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 20 √3, 20 √3 अपॉन ये एक्स मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ये वाली डिस्टेंस एक्स। तो यहां से बच्चों हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 20। तो ये इस तरीके से भी हम 20 निकाल सकते हैं, या फिर रेशो लगा के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी, किस तरीके से हमने रेशो का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट क्या किया कि इसका 1/√3 गुना होगा तो 20 हो गया, और अगर ये 30 डिग्री है और ये 20 √3 है तो इसका √3 टाइम्स होगा। यानी कि 20 × 30 = 60, यानी कि ये 60 होगा, 60 में से 20 कम कर दिया, 40। 40 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। तो पूरी 60 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, 15 सेकंड। यही क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि एक, अच्छा टाइमर लगा देते हैं बच्चों, देखिए करिए सवाल को। कह रहा है कि एक चिकित्सा जांच के दौरान एक कक्षा के 40 छात्रों की ऊंचाई दर्ज की गई है, जिसे निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बता रखे हैं, 40 स्टूडेंट है टोटल। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक है। या तो 165 सेंटीमीटर हो या फिर उससे अधिक हो। अब इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल को भी बच्चों गलत करके आते हैं। उसका कारण केवल ये है कि वे इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके नहीं जाते। तो भाई जितना क्वेश्चन में आपसे पूछता है, केवल और केवल उसी पर ध्यान रखना है। ठीक है। उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका होगा। ठीक है। अब देखिए, इसने पूछा कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो। तो मतलब 165 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो यहाँ पे बच्चों ये 165 से कम कितने लोग हैं भाई, 25 स्टूडेंट है। 165 से कम कितने हैं, 25 स्टूडेंट।
और टोटल स्टूडेंट है भैया 40। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। और हमें चाहिए 165 सेंटीमीटर हो या उससे अधिक हो। तो कम वाले कितने लोग हैं? 25। तो डायरेक्ट क्या करोगे दोस्तों, 40 में से डायरेक्ट 25 को कम कर दोगे तो 165 से कम वाले निकल जाएंगे। तो जो बचेंगे आपके पास वो 165 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक वाले बचने वाले हैं। तो 40 में से बच्चों आपको 25 को कम कर देना है, और 25 को कम करते ही आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 15। यानी कि 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर या उससे अधिक के होंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो दोस्तों कि 165 से कम है 25, 170 से कम है हमारे 35। तो 35 में से 25 कम करोगे तो 10 स्टूडेंट ऐसे बचे जो 165 और 170 के बीच में है। क्लियर बात यहां तक? अब 170 से कम है 35, 175 से कम है 40। 40 में से 35 को कम करोगे तो कितना बचेगा? 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो 170 और 175 के बीच में हैं। तो इसका मतलब 10 और 5 15, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 165 या फिर 165 से अधिक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 15 से 15 स्टूडेंट है ना। छात्रों की संख्या कितनी होगी? 15 स्टूडेंट। मतलब कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। और इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश करना भाई, है ना। अच्छा सवाल है, करिए जल्दी से। क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 5000 है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि कुल स्टूडेंट कितने हैं भाई? 5000 है ना। ये हमारा जो ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ है परसेंटेज में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा? वो 5000 के बराबर होगा। तो 1% की वैल्यू दोस्तों हम यहां से निकाल सकते हैं 50। तो 1% की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज जरूर करेंगे फिर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया कि एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो जो भी हमारा ये पाई चार्ट है इसमें हमें जो दर्शा रखा है वो दर्शा रखा है बच्चों बॉयज परसेंट, लड़कों की संख्या का परसेंट बता रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों यहां से BDE में लड़कों की कुल संख्या, BD और ई में लड़कों की कुल संख्या तो कितनी हुई भाई? 25 और 13 38, 38 और 4 कितना हो गया? 42। तो ये हो गया आपका 42%। बी डी और ई में 42% हो गया। ठीक है, लड़कों की संख्या ए सी तथा एफ में लड़कों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो बात कर रहे हैं बच्चों ये ए सी एफ की, है ना। ए की बात कर रहे हैं और सी की बात कर रहे हैं और एफ की बात कर रहे हैं। तो 26 और 5 31, 31 और 10 41। तो इसका मतलब ये 41% हो गया। और इन्हीं का रेशियो बच्चों आपसे पूछ रहा है, तो इनका जो रेशियो फाइनली हमारा आने वाला है वो 42 से 41 आएगा, क्योंकि रेशियो ही पूछा गया, वैल्यू के रूप में आंसर नहीं पूछ रहा। तो इसलिए हमने परसेंट की 1% की वैल्यू का कोई यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट परसेंटेज का रेशियो निकाल दिया और यही पूछ रहा था। तो आंसर कितना बनेगा? डी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आया होगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23। और इस क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करना भाई, है ना। जल्दी से बनाइए, आपका आंसर क्या आने वाला है फिर मैच करना। ठीक है, चलिए करिए बच्चों जल्दी। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नांकित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, 35 17 या फिर 32 या फिर 25, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा आंसर। अब बात को समझिए, क्वेश्चन में कहा क्या गया और करना क्या है भाई, है ना। देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में साफ शब्दों में एक बात बोल दी कि 30 अंकों वाली एक परीक्षा में, तो यानी कि टोटल जो मार्क्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 30 अंक है। ठीक है, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। टोटल जो स्टूडेंट दे रखे हैं बच्चों वो दे रखे हैं 40 स्टूडेंट। ठीक है, किसी छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 10 अंक चाहिए। तो पासिंग मार्क भी हमें यहाँ पे बता रखे हैं कि पासिंग मार्क कितने हैं? 10 है। चलो इतनी बात ठीक है।
तो कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3, कुल अंकों का 2/3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां पर टोटल जो नंबर है वो कितने हैं? 30। अब इस 30 का 2/3 की बात कर रहे हैं। 2/3 कितना होगा बच्चों? ये होगा आपका 20, यानी कि 20 नंबर। 20 नंबर, 10 दूनी 20। तो 2/3 अंक से कम अंक प्राप्त किए। ये कह रहा है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20 नंबर से भी कम अंक प्राप्त किए। तो अब हमें ये चीज बताएगा बच्चों ग्राफ। अब ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान देना। भाई मुझे ये बताओ, 0 से लेके 5 तक नंबर लाने वाले कितने छात्र हुए? 2 छात्र हुए। 5 से लेके 10 के बीच में लाने वाले नंबर कितने हुए, मतलब कितने छात्र हुए, कितने स्टूडेंट हुए? 8 हुए। और 10 और 15 के बीच में लाने वाले जो अंक है वो कितने छात्रों के आए? वे 7 अंक, 7 लोगों के आए, 7 छात्रों के आए। 15 से 20 के बीच में लाने वाले कितने स्टूडेंट है भाई? 8 स्टूडेंट हैं। तो यानी कि 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हुए? तो आप कहोगे सर इन सबको जोड़ दो, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, यानी कि टोटल 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 से कम अंक प्राप्त करते हैं। तो इस सवाल का बिल्कुल जो सही जवाब होगा मेरे दोस्त, वो कितना होगा? वो होगा आपका 25। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है इस 8 को इंक्लूड ना करके केवल 17 पे ही टिक चुके होंगे कि भाई 17 आंसर बनेगा। तो बेटा यहाँ पे 0 और 5 के बीच की बात चल रही है। 0 और 5, यानी कि 0 से 5 तक नंबर प्राप्त करने वाले 2 स्टूडेंट, 5 से 10 नंबर प्राप्त करने वाले 8 हैं, 10 से 15 के बीच में कितने हैं? 7 स्टूडेंट है, 15 से 20 में, यानी कि 15 से 20 का मतलब ये हुआ कि 8 स्टूडेंट ऐसे जो 20 से कम लाए, 15 से 20 के बीच में। क्लियर बात यहां तक? ठीक है। तो इसलिए हमें इस 8 को भी इंक्लूड करना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 25। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से बच्चों आपका पाई चार्ट का है, तो बनाने की कोशिश करना इस सवाल को फटाफट, है ना? फिर आंसर मैच करना अपना। बताइए क्या होगा आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना? एक बार जल्दी से करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार वितरण को प्रदर्शित करता है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है। ठीक है। शनिवार को बेचे गए वनीला केकों की संख्या और बेचे गए चॉकलेट केकों की संख्या का अनुपात 4:3 है। ठीक है। यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपए है और चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपए है, तो शनिवार को सभी वनीला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि कितनी होगी? ये क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है। बात को समझिए मेरे भाई, है ना? किस तरीके से करना है देखिए बच्चों। भाई मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब भी सवाल के अंदर रेशियो हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करने से पहले हम किसकी बात करते हैं? मल्टीपल की। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पर रेशियो हमें दे रखा वनीला केक का, और ये रेशियो दे रखा बच्चों चॉकलेट केक का, 4:3। क्लियर बात? तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वनीला केक 4 केक बिके और चॉकलेट केक कितने बिके? 3 केक बिके, और एक वनीला केक का विक्रय मूल्य कितना है भाई? 8, और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 15। तो कितनी अर्जित हुई पैसा, यही पूछना चाहता है। तो 8 चौक 32, इसका मतलब 32 रुपए का तो वनीला केक बिका, और 15 तिये 45, 45 और जोड़ दोगे तो इसका मतलब ये हो गया 77। 77। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि आंसर जो भी होगा वो 77 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, है ना? तो बस मुझे केवल सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक करना है। तो 1 और 4 5 और 8 13, 13 और यहाँ पे 8 आ गए, 13 में से 8 कम करोगे तो 5, जो कि 11 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं बनेगा। 1 और 4 5, 8 और 8 16, 16 में से 5 कम करोगे 11, ये बिल्कुल 11 से कटेगा, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। 20,000 बच्चों 11 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट दिख रहा है ना? 1 और 8 9, 8 और 4 12, 12 में से 9 गए 3, ये भी 11 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आंसर जो होगा बच्चों हमारा वो बी ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी कि इस तरीके से हमें रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था, तो हमें रेशियो का फायदा लेना था यहाँ पे। ठीक है, कि वनीला केक की संख्या है 4 और चॉकलेट केक की संख्या है 3। अगर हमने 4 वनीला केक बेच दिए और एक
वनीला केक का मूल्य 8 रुपए, तो 8 चौक 32 रुपए में बेच दिया, है ना। और यहाँ पे एक चॉकलेट केक 15 रुपए का है, तो 15 × 45, 45 में बेच दिया। तो मतलब 77 का मल्टीपल आंसर बनेगा। मतलब लगभग में मान लिया कि 77x बनेगा, हालांकि 77 में 11 छिपा हुआ था, आंसर 11 का मल्टीपल जरूर होगा। अगर मान लो दो ऑप्शन ऐसे मिलते कि 11 से घट रहे हैं, तो हम 7 का भी मल्टीपल चेक करते फिर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बात तो आप समझ पाए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में ये बात कह रहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन में कह रहा था कि पाई चार्ट एक सप्ताह के प्रतिदिन बेचे जाने वाले वनीला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार को वितरण प्रदर्शित करता है। तो यानी कि ये एक सप्ताह का वितरणवार है ना। और एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या कितनी है? 10,500। 100% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? 105 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि शनिवार को बेचे गए वनीला केक को, यानी कि बात हम शनिवार की कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो शनिवार को बेचे गए 1% की वैल्यू कितनी है भाई? 105। तो 16% की वैल्यू कितनी होगी? 16 × 105। तो इसका मतलब शनिवार को हमने टोटल इतने केक बेच दिए, टोटल हमने इतने केक बेच दिए, ठीक है। 105 की मल्टीप्लाई कर दी, है ना। तो शनिवार को बेचे गए वनीला केकों और की संख्या और बेचे गए चॉकलेट केकों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो ये वनीला केक और चॉकलेट केक की संख्या का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? 4 और 3 7। कितना बनेगा दोस्तों? 4 और 3 7। 7 यूनिट की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 16 × 105। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे। 7 से काट दोगे 15, और 15 × 16 करना है। 16 × 15, 16 × 5 = 80, 8, 16 और 8 कितना हो गया? 240। यानी कि ये हो गया 16 × 15 यानी कि 240। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आ गई 240। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 240। तो 4 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, 4 यूनिट की। तो 24 × 4 = 96 यानी कि 960। और 3 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 24×3 = 72 यानी कि 720। इसका मतलब ये हुआ कि हमने शनिवार को वनीला केक 996 केक बेचे और चॉकलेट केक 720 बेचे, और एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपए है और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 रुपए था। अब इनको जोड़ दोगे आप यहाँ पे, 800, 8×6 = 48, 8×9 = 72 और 4×76 180 रुपए। और यहां से हुए बच्चों 1500, 15×2 = 30, 3, 15×7 = 105 और 3 108। यानी कि अब हमें इसको जोड़ देना है 10,800 में 7680, 7680 जोड़ना है। तो ये 80 आ गया, 8 और 6 = 14, 7 और 1 = 8 यानी कि 18,480। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा आंसर आया इनको जोड़ने के बाद 18,480 रुपए। क्लियर बात यहां तक? इनको जोड़ने के बाद हमारा बी ऑप्शन आया। तो भैया प्रॉपर सॉल्यूशन तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे पास रेशियो था या नहीं था? आप कहोगे यस सर। तो मैं बार बार रेशियो पे इसलिए जोर दे रहा हूं बच्चों, वहां पर हम रेशियो से मल्टीपल चेक कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होगा तो रेशियो पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करता हूँ ये चीजें क्लियर हो पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ चुका है, तो करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26। एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला याद है बच्चों तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं, गोले का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³ और गोले का CSA कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बच्चों ये इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। क्लियर बात यहां तक? तो ये दो फॉर्मूले की हमें जरूरत यहाँ पे बच्चों पड़ने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया कि गोले का आयतन है 38,808 घन सेंटीमीटर और गोले का पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 4πr²। तो 4πr² और 4 और पाई की वैल्यू होती है बच्चों 22/7 r², यानी कि हमें r की जरूरत पड़ेगी, यानी कि त्रिज्या हमारे पास नहीं है, r की जरूरत हमें यहाँ पे पड़ने वाली है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा? कह सकता हूँ, क्योंकि 22 में 11 है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 5 9, 4 और 5 9,
पांच और चार नौ, पांच और चार नौ, चार और तीन सात, चार और तीन सात। इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल आंसर नहीं देख सकते हम, क्योंकि सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल है। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ चार का मल्टीपल है भाई? चार का मल्टीपल देख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में चार भी है। आप कहोगे हाँ ये बिल्कुल देख सकते हो, 55 चार से नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। भाई ये 33 जो है ना, चार से नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पे भी 44 है और यहाँ पे भी 44 है, तो इसका मतलब ये चार से कटेगा। क्या बच्चों मैं ये भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे दो है और यहाँ पे चार है, दो चौक आठ, आठ का मल्टीपल आंसर हो। तो आठ का डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे लगाओगे तो लास्ट थ्री डिजिट पे काम करोगे। आठ पंजे 40। अच्छा ये तो हट गया ना हमारा, है ना? इस पे देखो, चार से तो दोनों कट गए, तो आठ से काटो। आठ छंग 48, आठ अठी 64, यानी कि ये आठ से कटा। आठ चौक 32, आठ थे 24, ये भी आठ से कटा। इसका मतलब अभी भी बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन हैं, जो आठ का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब हमारे पास बच्चों सी और डी में से कोई सा एक आंसर बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7, आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि ये किसके बराबर होगा? 38,808 के। ठीक है, 38,808 के। अब इसको सॉल्व करोगे, है ना? 11 से काट दो, 11 दूनी 22 हो गया, और 11 से काट दो, 11 तिये 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, है ना? 4 दूनी 8, 8 से काट सकते हो उसको। 8 चौक 32, कितना बचा? 3, 8 चौक 32, आठ ही कम आठ, 441। तो आर क्यूब की वैल्यू आई बच्चों 441, और 7 तिये 21, यानी कि 9261 में कह सकता हूँ उसको। तो आर की जो वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई? 21 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या यहां से निकाल ली। अब हमारा जो आंसर बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों बात एक ही है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, r स्क्वायर यानी कि 21 × 21। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, 7 तिये 21, ठीक है भाई, यह हो गया आपका 88, और 21 तिये 63, है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे 6 और 3 9, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, क्योंकि डिजिटल सम यहाँ पे 9 बनेगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9 ये हैं। 4 और 3 7, और 4 11, 2 और 3 5, ये भी आंसर 9 से नहीं कटेगा। आंसर हुआ बच्चों हमारा 5544। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी, क्योंकि मैंने इसमें पहले लगाया मल्टीपल, है ना? मल्टीपल में हम दो ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। और करिए इस सवाल को फटाफट, आपके सामने टाइमर लग चुका है। देखिए कितने टाइम में आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ये आपको पता चलेगा अब लगाने के बाद। लगाइए फटाफट। बताइए भाई क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी सी एक त्रिभुज है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है, एंगल बी तथा बाह्य एंगल सी का द्विभाजक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल सी का जो एक्सटीरियर है वो डी पर, और एंगल बी का जो इंटीरियर है वो डी पर मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो एंगल बी डी सी, ये बी डी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 48 डिग्री। तो एंगल ए का मान डिग्री में क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है एंगल ए का मान डिग्री में क्या होगा। तो बच्चों इस बात को समझिए, हालांकि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 1 सेकंड में आप उड़ा सकते हो, बात को समझिए। जब भी किसी ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, वहां पे जो एंगल बनेगा उसी का डबल होता है ये एंगल। ये बात आपको याद रखना है, ये थ्योरम है एक तरीके से। तो 48 दूनी 96, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 96 डिग्री, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हो सकता है कि बच्चा जानना चाहता हो ऐसा क्यों हुआ, तो मैं वो आपको बताऊंगा, है ना? बात को समझिए। भाई हमारे पास एक तो ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल बीडीसी दिख रहा है। हमारे पास दो ट्रायंगल है। क्लियर? अगर बच्चों मैं बात करता हूं एबीसी ट्रायंगल की, किसकी? एबीसी ट्रायंगल की, तो मुझे ये बताइए इस एबीसी ट्रायंगल का बाह्य कोण कौन सा होगा? आप कहोगे बाह्य कोण ये कंप्लीट ये होगा बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल ये होगा। और आप जानते हो बाह्य कोण बहिष्कोण, त्रिभुज का बहिष्कोण, है ना? तो ये x + x 2x है।
तो ये 2x जो होगा ये किसके बराबर होगा दोस्तों? ये होगा इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है इनके सम के बराबर होगा। तो ये होगा बच्चों 2y प्लस एंगल ए के सम के बराबर। हमें चाहिए था एंगल ए, तो एंगल ए जो भी होगा वो 2x माइनस 2y के बराबर होगा। और यहां से एंगल ए हमारा 2 × x माइनस वाई के बराबर होगा। x माइनस वाई यानी कि ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का अंतर के डबल के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें बच्चों x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो भाई। हमें एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ये वाला, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का ये वाला x है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये x जो होगा ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे इसके जस्ट अपोजिट दो एंगल y और 48 के बराबर होगा। y और 48 के सम के बराबर होगा। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू हुई दोस्तों वो किसके बराबर होगी? 48 डिग्री के बराबर। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू 48 है, तो x माइनस वाई का मतलब हुआ एंगल BDC है ना। तो एंगल ए बराबर होगा 2 × 48 = 96। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। लेकिन अपने आप में बच्चों ये थ्योरम है कि जब भी किसी एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, जो एंगल वहां पे बनेगा उसका डबल होगा वो तीसरा एंगल। ठीक है बच्चों, चलिएगा, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। करिए भाई इस क्वेश्चन को, ये भी एक अपने आप में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, करके मजा आएगा बच्चों आपको, है ना। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई का 40% क्या होगा? बात को समझिए भाई, ये पेड़ है कोई, है ना, और क्वेश्चन में कहा कि ये एक पेड़ है और क्वेश्चन में कहा गया कि एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं। हमने मान लिया कि एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु ये है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे इनके बीच की दूरी दे रखी है कि ये 50 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा कि इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री और ये बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री। ये कितना होगा? ये होगा बच्चों 30 डिग्री। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, अब बात को समझिए। पेड़ की ऊंचाई का 40% क्या होगा, ये आपसे बच्चों यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक रेशियो बताया था कि अगर ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो कितनी होती है? √3। और ये कितनी होगी बच्चों? 1 यूनिट। यानी कि यूनिट में हमने निकाल लिया कि ये 1 है, तो ये कितनी होगी? √3 यूनिट होगी। क्लियर है बात यहां तक? फिर मैंने आपको 30 डिग्री के लिए भी बताया था कि 30 डिग्री के सामने की जो साइड होती है बच्चों वो 1 यूनिट होती है। और ये पूरी की पूरी साइड क्या होगा? उसका √3 गुना होगा। यानी कि ये अगर 1 है तो ये √3 गुना होगा। आप कहोगे यस सर, यानी कि अगर ये 1 है तो उसका √3 गुना, और अगर ये √3 है तो इसका √3 गुना कितना होगा? आप कहोगे सर 3 यूनिट होगा। तो इसका मतलब ये पूरा कितना हुआ दोस्तों? ये पूरा 3 यूनिट हुआ। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 3 में से अगर मैं ये 1 कम कर दूं तो कितना बचेगा? आप कहोगे 2 यूनिट बचेगा, और 2 यूनिट की वैल्यू 50 होगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बचेगी? 1 यूनिट की वैल्यू आई 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो मेरे भाई √3 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 25 √3 होगी। कितनी होगी? 25 √3। तो इसका मतलब इस पेड़ की जो ऊंचाई आई दोस्तों वो 25 √3 आई। कितनी आई? 25 × √3 आई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया, पेड़ की ऊंचाई का 40% बताना था। तो यानी कि हमें जो बताना है वो 25 √3 का 40% मतलब 2/5 बताना था। तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो आंसर आपका क्या होगा? 10 √3 मीटर होगा। और इस सवाल का उत्तर होगा दोस्तों ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें रेशो का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से अपने क्वेश्चन को देना था। ठीक है भाई, सिंपल था कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 तो ये 1 होगा,
और अगर ये 30 डिग्री होता तो रेशियो बनता है 1 और √3, यानी कि इस 1 का √3 गुना है। अगर ये √3 है तो √3 का √3 गुना कितना बनेगा, 3 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 में से इधर का 1 कम करोगे तो 2 बचेगा, 2 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू 25 है, √3 की वैल्यू 25 √3 होगा फिर, है ना। तो पेड़ की ऊंचाई आई 25 √3, 25 √3 का 40% हमें बताना था, जो कि हमारा 10 √3 आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चों आपके सामने आया है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए जल्दी से ट्राई करना, फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन सवाल है ना, करके मजा आएगा भाई आपको। अच्छा सवाल है ना। क्वेश्चन में कहा गया 700 से 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से नंबर लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मैं नंबर लिख दूं, तो आप मुझे बताओ 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तुम कहोगे 3 से कटने वाली 3 होगी, 6 होगी और 9 होगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर तीसरी टर्म पर 3 से कटने वाली संख्या मुझे मिल रही है, हर तीसरे टर्म पर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे कि हर 7वीं टर्म पर, तो 7वीं टर्म पे 7, इससे पहले हमारी कोई भी संख्या 7 से नहीं कटेगी। इस अगली जो संख्या होगी वो फिर 60 टर्म के बाद 14 मिलेगी, है ना, 60 टर्म के बाद। क्लियर है बात, इस तरीके से। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी संख्या अगर 3 से कटती है तो इसका मतलब हर तीसरी टर्म पे मिलेगी जो 3 से कटेगी। और कोई भी संख्या अगर 7 से कटती है तो इस बात का मतलब है कि हर 7वीं टर्म पर 7 से कटने वाली संख्या मिलेगी। तो मुझे ये बताइए कि तीसरे टर्म पे कटती है 3 से, तो इन दो संख्या 3 से नहीं कटेगी। फिर 6 कटेगी 3 से, तो यानी कि ये दो संख्या नहीं कटेगी। फिर 9 कटेगी, फिर ये दो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इस बात का मतलब है अगर तीसरे टर्म पर 3 से कटने वाली संख्या मिलती है तो दो टर्म बाकी है जो 3 से नहीं कटेगी। क्लियर है बात यहां तक। तो आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, कि 3 से कटने वाली संख्या हर 3 टर्म बाद, लेकिन उन 3 टर्म में दो संख्याएं ऐसी है जो 3 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार 7 से कटने वाली संख्या हर 7 टर्म के बाद, लेकिन उनमें 6 संख्याएं ऐसी है जो 7 से नहीं कटेगी। इनको कर दोगे आप मर्ज, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4/7। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि 7, ये 4/7 आया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं हर 7 टर्म में 4 संख्याएं ऐसी है जो न 3 से कटेगी और न ही 7 से कटेगी। क्लियर है बात यहां तक। हर 7 टर्म में 4 संख्याएं ऐसी है जो ना 3 से कटेगी और ना ही 7 से कटेगी। क्लियर है बात यहां तक। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया 700 से 950 तक। तो बच्चों सबसे पहले हम जो निकालने वाले हैं वो निकालेंगे 1 से लेकर 700 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटेगी और ना ही 7 से कटेगी, 1 से लेकर 700 तक। तो मैं कह सकता हूं कि 7 यूनिट की वैल्यू अगर 700 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भैया, आप कहोगे 400। तो मैं ये कह सकता हूं 1 से लेके 400 तक, एक से लेके 700 तक 400 संख्याएं ऐसी हैं जो ना 3 से कटेगी और ना ही 7 से कटेगी। क्लियर है बात यहां तक। 1 से लेके 700 तक कुल 400 संख्याएं आई जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है दोस्तों कि 1 से लेकर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटती हो और ना 7 से कटती हो। बात समझ में आई। तो इसके लिए सेम अप्रोच लगाओगे कि भाई हमने मर्ज तो इसको कर ही रखा है, 4/7 है, तो अब 7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 950 होनी चाहिए। अब 4 की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है बच्चों, 4 की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 7 से काटो उसको, 950 कितनी बार कटेगा, 7 ही कम 7, 25, है ना, 7 × 3 = 21, 40, 7×5 = 35, यानी कि शेषफल 5 बचेगा। 950 7 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है। तो कितना रिमाइंडर दे रहा है, 5। इसका मतलब ये 950 उस नंबर से 5 ज्यादा है जो 7 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं इसमें से 5 कम कर लूंगा 950 में से, तो मैं लिख सकता हूं उसको 945। कितनी, 945। तो बच्चों हम सबसे पहले 945 तक देखते हैं कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 945 तक कि जो संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है ना, जो संख्या 7 और 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। तो 7 से काट दोगे, 7 ही कम 7, 24, 7 × 3 = 21, 7×5 = 35, 135 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे,
4 पंजे 20, कितना बचा 2, 4 3 12 2 14, 4 1 5, 540। तो यानी कि 1 से लेकर 945 तक कुल 540 संख्याएं हैं जो ना तो 3 से कटेगी और ना ही आपकी 7 से कटेगी। क्लियर बात यहां तक? ठीक है। लेकिन हमें बताना था दोस्तों कहां तक, 950 तक। तो इसका मतलब 945 के बाद आपका 946 भी बचा हुआ है, 947 भी बचा हुआ है, 948 भी बचा हुआ है, 949 भी बचा हुआ है और 950 भी बचा हुआ है। तो बच्चों अब हमें इन 4 5 नंबर जो बचे इन पे और ट्राई करना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो न 3 से घटती है और न 7 से घटती। तो भैया आपको ये तो बात पता ही है कि 950 से पहले 945 ही एक ऐसी संख्या थी जो 7 से घटती है। तो इसका मतलब ये जो 5 संख्या मैंने यहाँ पे लिखी इनमें से कोई भी संख्या 7 से नहीं घटेगी। तो अब हमें केवल ये चेक करना है कि 3 से कौन सी घट रही है, 3 से कौन सी घटती है। तो तुम कहोगे 6 और 4 10, 10 और 9 19, ये भी 3 से नहीं घटेगी। 9 हटा दो, 7 और 4 11, ये भी 3 से नहीं घटेगी। 9 हटा दो, 8 और 4 12, यानी कि ये संख्या 3 से घटेगी। इसका मतलब इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या 3 से कट गई। क्लियर? मुझे चाहिए न कटने वाली। ठीक है। अब ये हटा दिया हमने, 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 4 ये 3 से नहीं घटेगी, 9 और 5 14, ये भी 3 से नहीं घटेगी। इसका मतलब हमारे पास बच्चों ये 4 संख्याएं और हैं, ये 4 संख्याएं और हैं जो न 3 से कटेगी और न ही 7 से कटेगी। तो ये 4 संख्या और जोड़नी है। तो कितना आ गया? 544। 544। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों 1 से लेकर 700 तक कितनी है? 400। और 1 से लेकर 950 तक कितनी है? 544। कितनी संख्या है भैया? ये आ गई 544। 544 जो ना 3 से कटेगी और ना ही 7 से कटेगी। क्लियर बात यहां तक? ठीक है। लेकिन हमें बताना है बच्चों 700 से 950 तक। कहां तक बताना है? 700 से 950 तक। जब आप 544 में से 400 को माइनस करोगे, 544 में से 400 को माइनस करोगे तो आपका जवाब होगा 144। और आप देखोगे बच्चों कि 1 से लेकर 950 की संख्याएं हैं तक कितनी है? 544। 1 से लेके 700 तक कितनी है? 400। जब 544 में से 700 कम करोगे तो इसका मतलब ये 700 भी निकल चुका होगा। तो 144 का मतलब है दोस्तों 701 से 950 तक। कुल संख्याएं कितनी है भाई? 144 है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। लेकिन हमें इंक्लूड करना है 700 को भी और 950 को भी। 950 तो इसके अंदर इंक्लूड है लेकिन 701 से शुरू है। तो 700 को इंक्लूड करने के लिए बच्चों हमें वापस से क्या लाना पड़ेगा? 700 को वापस बुलाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमें चाहिए ना 3 से कटने वाली संख्या और ना 7 से कटने वाली संख्या। तो आप देखोगे कि ये 700 जो है हमारा 7 से डिविजिबल है कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये हुआ हम 700 को इंक्लूड नहीं कर सकते एक जोड़कर, है ना। हालांकि हम कह सकते हैं कि 700 से 950 तक कुल जो संख्याएं हैं वो 144 ही है। ठीक है बच्चों, कुल संख्याएं कितनी होगी? 144 ही है क्योंकि 700 7 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आंसर जो बनेगा बच्चों वो बनेगा इसका 144। उम्मीद करता हूँ बहुत ही धीरे धीरे चीजों को समझाने की मैंने कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका हो चुका है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन के अंजाम तक जाना था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है भैया, ये आ चुका है भाई आपका क्वेश्चन उससे परमुटेशन से। क्वेश्चन में कहा गया कि शब्द एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने प्रकार की ऐसी भिन्न व्यवस्था की जा सकती है जिसमें प्रत्येक स्वर एक साथ आए। तो टुगेदर वाला कंसेप्ट बच्चों मैंने आपको बताया था कि टुगेदर का फैक्टोरियल इनटू रेस्ट प्लस 1 का फैक्टोरियल और अपॉन रिपीटेशन, अपॉन रिपीटेशन का फैक्टोरियल। तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको लगाना है जब भी इस टाइप का सवाल आपको दिखे। तो क्वेश्चन में कहा कि एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने प्रकार की ऐसी भिन्न अक्षर व्यवस्था की जा सकती है कि प्रत्येक स्वर। तो आप मुझे बताओ उसमें वोवेल कितने हैं? एक तो ए है भाई, एक ई है, तो वोवेल कितने हैं? 2। इन दोनों को एक साथ रखना है, टुगेदर रखना है, यानी कि 2 वोवेल है, 2 का फैक्टोरियल इनटू। अब देखो कितने बचे भाई, कितने थे ये? 3 और 2 5 थे, 5 में से 3 बच गए, है ना। और 3 बच गए, 3 में एक जोड़ दोगे, फैक्टोरियल 4। रिपीटेशन कितनों का है? कोई लेटर रिपीट है कि नहीं? कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही आपका आंसर बनने वाला है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, यानी कि 24 दूनी 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। और डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। ये सवाल बच्चों हमने कई बार पढ़ लिया,
पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने किया था इस तरह के सवाल, ठीक है। तो कंसेप्ट याद रखना, ये हर जगह काम आएगा जहां पर भी हम किसी भी चीज को टुगेदर करना हो, साथ करना हो, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का है। क्वेश्चन में कहा गया कि एक बैग में 6 लाल गेंदे, 4 हरी गेंदे और 5 नारंगी गेंदे शामिल हैं। अगर बैग से 3 गेंदे बेतरतीब ढंग से, मतलब रैंडमली, है ना, बेतरतीब का मतलब होता है रैंडमली, है ना, बेतरतीब ढंग से निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि सभी 3 गेंदे या तो लाल हो या फिर नारंगी हो। ये क्वेश्चन में कहा गया। देखिए बच्चों, भाई रेड कितनी है, रेड गेंद है यहाँ पे 6, और ग्रीन कितनी है, तो आप कहोगे ग्रीन है भाई 4, और ऑरेंज कितनी है, ऑरेंज कलर की गेंद है भैया यहाँ पे 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बैग से 3 गेंदे, कितनी गेंदे, 3 गेंदे बेतरतीब ढंग से निकाली जाती है तो क्या प्रायिकता है कि 3 गेंदे या तो लाल हो या फिर नारंगी हो। बात को समझिए भैया, प्रायिकता का मतलब होता है कि फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो टोटल कंडीशन कितनी है भाई हमारे पास, 6 और 4 10 5 15। टोटल कंडीशन है दोस्तों 15, और लेकिन निकालनी कितनी गेंद है 15 में से, 3 गेंद, 3 गेंदों का सिलेक्शन कराना है, तो 15C3 टोटल कंडीशन होगी। अब हमें जो चाहिए बच्चों, वो हमें चाहिए लाल गेंद हो या फिर नारंगी गेंद हो, ऑरेंज गेंद हो। तो भाई लाल कितनी है 6, 6 में से हमें कितनी का चयन करना, 3 का, तो 6C3। या के केस में हम प्लस लगाते हैं। ऑरेंज की, नारंगी ऑरेंज 5 है गेंद, 5, 5C3, और यही आपका आंसर बनने वाला है। इसी को सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब बात को समझिए भाई। देखिए दोस्तों, भाई आप मुझे एक बात बताओ, 6C3 है। अब 6C3 में इधर सॉल्व कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 में से 3 गए 3, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, कितना हुआ भाई 20। तो इसका मतलब 6C3 का मतलब कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 20, 20 प्लस, अब 5C3 है। अंतर यहाँ पे बच्चों आपका यहाँ पे 2 है। तो मैंने तरीका बताया था कि जहां पर भी N और R का डिफरेंस 2 होता है तो 5 से पिछला नंबर 4, 5 चौक 20, 20 का आधा कर दोगे, 20 का आधा कर दोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब 15C3 को सॉल्व कर रहे हैं, 15C3 को, तो इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 3, 15 में से 3 कम करोगे 12, फैक्टोरियल 12। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 15 गुना 14 गुना 13 गुना फैक्टोरियल 12, और अपॉन में हुआ बच्चों 3 का मतलब 6, और यहाँ पे हुआ बच्चों फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12 से 12 कटेगा और 6 से कटेगा ये कितनी बार भाई, 2 तिये 6, 2 सते 14, और 3 पंजे 15, 5 तिये 15, 15 पंजे 75। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, भाई कितनी बार कटेगा, हाँ ठीक है, 13 सत्ते 91 गुना 5 होगा ना, 13 सत्ते 91, 91 गुना 5, यानी कि ये आ गया हमारा 91 गुना 5। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 91 गुना 5। तो ये हो गया बच्चों आपका 30, ऊपर और नीचे हो गया 91 गुना 5, 5 छंग 30। तो आपका जो सही जवाब होगा वो 6/91, यानी कि 6/91, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको निकालना है भाई, इतना सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गैप 2 का हो तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन 6C3 है, यहाँ पे गैप 3 का था, यहाँ पे गैप कितने का, 15 में से 3 गए 12 का गैप है, तो हमें इसका उसको सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, तो मैंने अलग कर दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका, ठीक है बच्चों, यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने अलग अलग तरीकों में शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर सभी स्वर कमी भी, अच्छा यहाँ पर कभी है भाई, ये क्या है, कभी, सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो, इस बात का मतलब ये हुआ। तो जब भी बच्चों हम यहाँ पर नोट टुगेदर की बात करते हैं कि सभी स्वर कभी भी एक साथ न हो, जब भी हम नोट टुगेदर की बात करते हैं तो हमेशा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे।
यानी कि हम देखते हैं कि टुगेदर के कितने तरीके हैं, मतलब साथ रहने के कितने तरीके हैं। अगर साथ रहने के तरीके आप निकाल लो और उसको टोटल तरीकों में से घटा दो तो साथ न रहने के तरीके आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि साथ न रहने के यानी कि कभी एक साथ ना हो, तो नॉट टुगेदर की ये बात कर रहा है बच्चों। नॉट टुगेदर बराबर होगा टोटल अरेंजमेंट माइनस टुगेदर। ये आपको डायरेक्ट तरीका लगाना हमेशा इसी तरीके से बच्चों आपको ये करना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि भाई नोट टुगेदर हमें निकालना है, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे। तो भाई सबसे पहले देखो लेटर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ लेटर है टोटल, ठीक है। तो आठ लेटर में से आठ को ही अरेंज करना है, तो आठ पी आठ यानी कि फैक्टोरियल आठ, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे कितने अरेंजमेंट होंगे, टोटल आठ फैक्टोरियल। अब हमें देखना है कि रिपीटेशन भी आएगा किसी का, तो तुम कहोगे सी का रिपीटेशन है और ए का रिपीटेशन है और कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो सी के लिए फैक्टोरियल दो, सी के लिए क्या होगा फैक्टोरियल दो, और ए के लिए भी क्या होगा फैक्टोरियल दो। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे ये हो गए। अब हमें निकालने हैं टुगेदर वाले। तो टुगेदर मतलब सारे के सारे स्वर को हमें क्या करना है, एक साथ लेना है। तो मतलब कितना, एक है, दो है, और स्वर कितना, तीन। टोटल वोवेल कितने हो गए भाई, तीन। तो फैक्टोरियल तीन, फैक्टोरियल तीन, कितने बचे भाई, आठ में से तीन कम कर दोगे पांच, रेस्ट प्लस वन यानी कि फैक्टोरियल छह। और रिपीटेशन हमारा यही है बिल्कुल सेम, फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल टू। अब इसको सॉल्व कर दोगे उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे जो कॉमन है ना उसको निकाल लो। भाई इसको मैं लिख सकता हूँ आठ गुना सात गुना फैक्टोरियल छः, और अपॉन में यहाँ पे चार लिख सकता हूँ, दो दूनी चार माइनस ये तीन दूनी छः है भाई, है ना, कितना है छः, गुणा फैक्टोरियल छः, और नीचे लिख सकता हूँ मैं फैक्टोरियल वो मतलब चार। फैक्टोरियल छः बटे चार कॉमन ले लोगे, फैक्टोरियल छः का मान होता है 720 और बटे चार, और अंदर बचेगा आठ सती छप्पन और माइनस के छः। तो आपका जो आंसर बनेगा बच्चों, चार से काट दोगे, 18 चौको 72, 180 और गुणा 50, तो 18 पंजे 90। तो ये हुआ बच्चों आपका 9,000। तो 9,000 टोटल तरीके होंगे जहां पर हम किसी भी वोवेल को एक साथ ना ले। क्लियर है बात यहां तक। तो इस तरीके से बच्चों हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, हो सकता है कि शब्द चेंज करके कोई नया क्वेश्चन दोबारा फिर से पूछ ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 33। उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ चुके होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने खूब अपनी क्लास में कराए हैं, ठीक है, यूपीएसआई वाले बैच में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए भाई, ये आ गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमने खूब किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करें। तो 13/11, 13/121, 13/1331, 13/14,641। भाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो क्या होगा, तुम कहोगे 1/11 होगा कॉमन रेशियो। तो मैंने आपको कहा था इसमें हमें सॉल्व केवल इतना ही करना है, A/1 - R। तो A कितना है भाई, 13/11, और 1 - R कितना है भाई, 10/11। 11 से 11 कटेगा तो आंसर जो भी बनेगा वो 13/10 वाला बनेगा, 13/10 वाला। जिस ऑप्शन में 13/10 है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन में 13/10 है। इतना करके बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हमें निकलना है। दोबारा अगर फिर से इस तरह के सवाल पूछे गए, 2021 में खूब पूछे गए थे ऐसे सवाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा कराता है 8% के साधारण ब्याज पर, 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को भैया जरूर से जरूर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं चाहूंगा कि तुम एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर बनाने की कोशिश करना मेरे भाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, 1.5 लाइन का क्वेश्चन है पर दुखी कर देगा तुम्हें। समझ रहे बात को, करिए जल्दी से। क्या आंसर आपका होगा, एक बार कोशिश जरूर करना, चाहे वीडियो पॉज कर लेना। मैं चलो स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है, हर महीने, ठीक है ना। जैसे कि इस महीने जैसे कि चला हुआ है फिलहाल, मान लो फरवरी का महीना है, इसमें मैंने 40 रुपए जमा करे, फिर मैं अगले महीने 40 कर दूं, फिर अगले महीने 40 कर दूं, इस तरीके से हर महीने जमा करता है 8% के साधारण ब्याज पर। यह भी बता दिया कि ब्याज साधारण है 8% का, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये सवाल में पूछ लिया, 5 वर्ष बाद।
तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, एक वर्ष में कितने महीने हैं? आप कहोगे सर 12 महीने हैं। तो 5 वर्ष में कितने महीने होगा? तो आप कहोगे 12 पंजे 60, यानी कि 60 महीने होगा। 60 महीने। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि अगर हर महीने 40 रुपए जमा करता है और वो 5 वर्ष तक करता होगा, 5 वर्ष तक ये करेगा, है ना? तो 5 वर्ष तक करेगा, एक वर्ष में 12 महीने, 5 वर्ष में 60 महीने। तो 60 महीने में उसने कितना रुपया जमा कर दिया होगा? आप कहोगे 2400 रुपये तो उसने सीधा सीधा जमा कर दिया। 2400 रुपये तो उसने डायरेक्ट सीधा सीधा कर दिया बिना ब्याज के, मतलब ये तो मूलधन ही है, एक तरीके से उसका प्रिंसिपल ही है कि 2400 रुपये तो वो सीधा सीधा जमा कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, आंसर जो भी होगा बच्चों वो 2400 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ब्याज भी मिलेगा, है कि नहीं? 2400 प्लस ब्याज होगा, है ना? तो 2400 से कम नहीं आंसर हो सकता, तो बी ऑप्शन तो हमारा हट ही गया, देखते हैं ना। अब हमारे पास बच्चों तीन ऑप्शन है। ये 3000 है, ये 2888 है, और 2890 है। इनमें से कोई एक आंसर बनेगा, है ना? अब मुझे कैलकुलेट करना है दोस्तों ब्याज। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ब्याज को अगर कैलकुलेट करना है, तो ये जो 8% है ये वार्षिक की है, 12 महीने की रेट है। तो एक महीने की रेट कितनी होगी? आप कहोगे 8/12 होगी। 8/12% होगी, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2/3% ये पर मंथ की रेट आ गई हमारी। कितने मंथ की? पर मंथ की। क्लियर है बात यहाँ तक? अब जो ब्याज लगेगा बच्चों वो हर महीने लगेगा, है कि नहीं? हर महीने, और 60 महीने तक लगता जाएगा इस तरीके से ब्याज, ठीक है? तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई 40 रुपये उसने जमा किए, 40 रुपये पर 2/3% के हिसाब से 60वें महीने का ब्याज लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? 60 महीने का ब्याज लगेगा। फिर इसी तरीके से प्लस 40 रुपये पर 2/3 के हिसाब से, 2/3% के हिसाब से 59 महीने का ब्याज लगेगा। फिर प्लस 40 रुपये पर 2/3 के हिसाब से, 2/3 के हिसाब से 58वें महीने का ब्याज लगेगा, मतलब 58 महीने का ब्याज लगेगा। इस तरीके से बच्चों 40 रुपये पर 2/3% के हिसाब से एक महीने का ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं? है ना? हर महीने ब्याज लगेगा, है ना? इस तरीके से। तो ये हमारा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है हर साल का टोटल। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो इसमें कॉमन पार्ट है वो निकाल लो। भाई 40 का 2/3% कॉमन पार्ट है, 40 का 2/3%, 2/3% मतलब 300, ये कॉमन पार्ट है। अंदर क्या बचेगा? 60 बचेगा, फिर 59 बचेगा, फिर 58 बचेगा। इतना भी मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चों आपको समझ में आ जाए, वरना मैं ये लाइन डायरेक्ट लिखता, ये वाली लाइन, है ना? खैर कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मुद्दा ये है, ठीक है? भाई 2400 रुपये तो सीधा सीधा 60 महीने का मूलधन ही हो गया। अब मुझे ब्याज को कैलकुलेट करना जो हर महीने लगा होगा 40 रुपये पर। पहले महीने लगा, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने, फिर चौथा महीने, इस तरीके से 60 महीने तक ब्याज लगता रहा होगा। तो 60 से लेकर 1 तक का योगफल हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2, ये फॉर्मूला लगाओगे आप डायरेक्ट इसमें, है ना? तो 40 दूनी 80, तो ये हो गया 80/300, और गुणा 60 × 61/2, ये हो गया हमारा बच्चों ब्याज। ऐसा ही हो गया ये हमारा, ठीक है? ये हो गया भैया हमारा ब्याज। अब इसको कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, ये 2 जीरो तो कट गई ना यहीं पे, है ना? अब ये बताओ, 2 से काट दोगे, तो 2 से काट दिया आपने यहाँ पे, कितनी बार कटेगा भाई ये? चलो इसको 8 को नहीं काटते, सीधा कट रहा। 2 तिये 6, ये पूरा कट गया। तो आंसर यहाँ पे ऐसा ही कितना होगा? 8 ही कम 8, 8×6 = 48, 488 रुपये तो ब्याज आ गया। तो अमाउंट कितना होगा फिर? अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 2400 रुपये में ये 488 ब्याज जोड़ दो, तो बाद में 88, और 4 और 4 8, यानी कि 2888 रुपये। ये हमारा टोटल अमाउंट बनेगा, सी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ तक बच्चों? तो इस तरीके से हमें, पहले तो मूलधन हमने कैलकुलेट कर लिया, 60 महीने तक वो जमा कितना कर देगा। आप कहोगे 2400 रुपये जमा कर देगा। अब इस 40 रुपये पर हर महीने ब्याज भी तो कैलकुलेट होगा ना बच्चों। 40 रुपये पर हुआ, 60 महीने का, फिर 59 महीने का, हर महीने का बढ़ता जाएगा इस तरीके से ब्याज, ठीक है ना? हर महीने का ब्याज कैलकुलेट होगा 40 रुपये पर, क्योंकि साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज है तो उसी मूलधन पर ब्याज कैलकुलेट होगा, 40 रुपये पर ही हर महीने कैलकुलेट होगा, ठीक है बच्चों? इस तरीके से टोटल जो ब्याज आया वो 488 आया। 488 जोड़ दिया तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा? 2888 बनेगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ चुका है, करिए फटाफट। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच की एक पूर्ण संख्या है। किसके बीच की? 20 की
और 36 के बीच की। y एक पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, 20 से बड़ी होगी और 36 से छोटी होगी। y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, इस बात का मतलब ये हुआ, है ना। कितनी भाई? दो। y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो y का मान की संख्या क्या होगी, कि y के जो मान है कितने पॉसिबल वैल्यूज संभव है, ये आपसे पूछना चाहता है बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ भाई, y 20 से बड़ा यानी कि 21 की अगर मैं बात करता हूं, तो ये 3 गुणा 7 दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया। फिर 22 की अगर मैं बात करता हूँ, 22 का मतलब कितना होगा? 2 गुणा 11, ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है। अगर मैं 23 की बात करता हूं, तो 23 का मतलब होता है 1 गुणा 23, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। 24 की अगर मैं बात करता हूं, तो 3 × 8 = 24, 8 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। 25 की अगर मैं बात करता हूं, तो 25 का मतलब 5 × 5, दोनों ही सेम नंबर आ गए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए थे। 5 5 एक साथ नहीं ले सकते। फिर 26 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो 13 दूनी 26, 2 × 13, बिल्कुल सही बात। फिर 27 ले नहीं सकते, 9 × 3 = 27, नो है भाज्य नहीं है। फिर उसके बाद 28, 4 × 7 = 28, 4 हमारा है भाज्य नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 29 नहीं ले सकते। फिर उसके बाद 30, 30 नहीं ले सकते। उसके बाद बच्चों 31, 31 × 1 नहीं ले सकते। 32, 8 × 32 नहीं ले सकते। 33, 33 का मतलब 11 × 3 = 33, 3 × 11, दोनों अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। 33 के बाद 34, 34 का मतलब कितना होगा? 2 × 17, 17 दूनी 34। फिर उसके बाद 35, 35 का मतलब 15, वो 5 × 7, 5 × 7 = 35, दोनों अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। और 36 से छोटी है सभी संख्याएं, 20 से बड़ी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यू बच्चों पॉसिबल हो सकती है। ये वो क्वेश्चन है बच्चों, इसका कोई टाइप नहीं है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। अचानक से क्वेश्चन कुछ भी कंडीशन के साथ मिलेगा, तो कंडीशन के हिसाब से अपना काम करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 36 पाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 अपना एक एचसीएफ एलसीएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया कि 4 घंटियां 4 12 20 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है, तो वे दोबारा एक साथ कब बजेगी? जैसे कि मैंने आपको कहा था, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तुरंत इनका एलसीएम लोगे। तुरंत क्या लोगे बच्चों? इनका एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, 100 तिये 300, क्योंकि 12 में 3 है, तो एलसीएम हो गया 300। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, 300 मिनट बाद, 300 मिनट बाद फिर से ये एक बाद एक साथ जो है बदलेगी या बजेगी, ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, 300 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो घंटे में बदल दोगे। तो मैं बोल दूंगा 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद एक साथ बदलेगी या बजेगी, है ना। तो एक बार में 8 बजे ये सुबह एक साथ बजी, उसमें 5 घंटे और जोड़ दोगे। 8 और 5 13, 13 का मतलब एक, दोपहर 1 बजे ये एक साथ बजेगी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन। तो ये तो कोई बड़ा सवाल नहीं था, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बताइए क्या होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 36 का? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 36 नहीं 37 है ना? 36 तो हो गया ना? हाँ 36 हो गया। 37वां क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8 अनुपात 5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2 अनुपात 3, ठीक है। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 है, तो वह राशि क्या होगी? ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है भाई? 420 है, तो वो राशि कितनी होगी? देखिए बच्चों, ए और बी का रेशियो दे रखा है, और बी और सी का रेशियो दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है। 8 से 5 रेशियो है ए और बी का, और बी और सी का रेशियो है 2 से 3। कितना है बच्चों? 2 से 3। तो यहां से बच्चों हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, क्या बेट होने वाला है, ठीक है। ए बी सी का रेशियो यहां से निकाल लो। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10, और 5 तिये 15। ये रेशियो बच्चों हमारा हो गया ए बी सी का, मर्ज हमने कर दिया रेशियो। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और सी के बीच का जो हिस्सा है, अंतर जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 420। हमारा कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 420 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल राशि कितनी है। तो 16 और 15 31, और 10 41, 41 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो 41 × 420 इस सवाल का उत्तर होगा।
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 6 यानी कि 3 का मल्टीपल आंसर होगा, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 4 10, 7 17, अच्छा 3 का मल्टीपल तो ऑप्शन में है मौजूद। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, इसका मतलब 20 बनेगा लास्ट में, है ना, क्योंकि जीरो हटाओगे तो 2 एकम 2 और एक जीरो, 20 लास्ट में 20 बनेगा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आंसर बना बच्चों ये 17,220, 17,220, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो पाई होगी, बहुत ही सरल सवाल है, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि आपका सवाल है एक CISI वाला, है ना। तो एक दुकानदार, ब्याज से आधारित वाला सवाल है, देखते क्या है। कह रहा कि एक दुकानदार एक बैंक से 7% प्रतिवर्ष ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9,000 रुपए उधार लेता है। ठीक है, दुकानदार एक ग्राहक को 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर से समान समय के लिए उधार देता है। ठीक है, तब दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई, तो 9,000 का कितना परसेंट हानि हुआ, ये हमें निकालना है बच्चों। क्योंकि सिंपल सी एक बात है, 7% पे उधार लिया, है ना, और किसी और को 5% पर दे दिया, तो एक साल में जो हमें नुकसान हुआ वो 2% का हुआ कि नहीं हुआ, एक साल में नुकसान। 3 साल में कितने परसेंट का नुकसान होगा मेरे भाई, 6% का। तो 3 साल में 6% का नुकसान है, इस बात का मतलब मेरे भाई ये होगा। तो 9,000 का 6% हमें निकालना है, सीधा सीधा 9,000 का 6% हो गया 540, दो जीरो कट गई, 9 6 54, 540 आंसर। ये नुकसान जो है उसको हुआ, उत्तर हुआ भैया सी ऑप्शन। हालांकि अगर तुम्हें प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी हो, तो प्रिंसिपल की जो भी वैल्यू होती है बच्चों, उसमें आप देख लो मोटे मोटे तौर पे नंबर कौन सा छिपा हुआ, डायरेक्ट भी प्रिंसिपल में जो नंबर छिपा हुआ उसका मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। मतलब 99% केसेस में बच्चों आपका ये तरीका काम करेगा, अगर प्रिंसिपल आपके पास है तो। जैसे कि 9,000 हमारे पास प्रिंसिपल था कि उधार कितना धन लिया, तो उसमें 9,000 में 9 डिजिटल सम है, इनके 9 का मल्टीपल हम देख सकते थे। 600 नहीं होगा, 700 नहीं होगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9, यानी कि इन दो में से ही हमारी संभावना है सबसे ज्यादा बनने की। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी कि 7% पे लाया, 5% पे किसी को दे दिया, एक साल में 2% का नुकसान, 3 साल में 6% का नुकसान, तो 9,000 का 6% कितना हुआ, 540। सिंपल बात थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, करिए फटाफट क्या आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि दो स्थानों ए और बी के मध्य की दूरी 190 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 190 किलोमीटर, दो स्थान है ए और बी, है ना, और इनके जो बीच की दूरी है वो 190 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन में मैं बताया। ठीक है, एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, कितने बजे भाई, ए से करती है सुबह 6 बजे, चलो सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, और स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। किस स्पीड से चलती है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है, दूसरी बस सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, ये सवाल में पूछ लिया। मतलब ये सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल ये टाइप है अपने आप में। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये चलती है सुबह 6 बजे, ये चलती है 7 बजे, तो 1 घंटे तक तो ये अकेले चलती रही होगी। मान लो 1 घंटे में यहाँ पे पहुंच गई, मतलब 40 किलोमीटर तक यहाँ पे आ गई हो 1 घंटे में, तो टोटल डिस्टेंस थी 190, 190 में से 40 कम कर दोगे तो ये डिस्टेंस कितनी बची भैया, 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस बची, 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब यहां से चलना स्टार्ट करती है 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हमें ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है, ये वाली डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है ना, इस डिस्टेंस पर काम करना है। तो ये पूछ रहा है तुमसे टाइम कितने घंटे बाद, यानी कितने बजे ये एक दूसरे को पार करेगी। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे निकालते हैं टाइम कि कितने घंटे बाद ये एक दूसरे से मुलाकात करेगी, कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी। मतलब एक सेम टाइम हो गया, 6 7 बज गए, एक ट्रेन इधर से आई, एक एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, तो किसी पॉइंट पर जाकर ये मिली होगी, ठीक है ना। तो कितने घंटे बाद मिली ये निकालना है। तो बीच की डिस्टेंस भैया अब 150 रहेगी, 150 दूरी है। अब रिलेटिव स्पीड होगी 40 इधर से 50 इधर से, यानी कि 90। तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से, 3 पंजे 15, 3 3 9, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 एकम 3,
दो सही दो, एक सही 2/3, 3 और 2 5, और एक सही 2/3 घंटा, और इसको मिनट में अगर कन्वर्ट कर लो, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, यानी कि 1 घंटा, ये घंटा पूरा है। 1 घंटा 40 मिनट बाद, 1 घंटा 40 मिनट बाद ये एक दूसरे से मुलाकात करेगी। 7 बजे हुए थे यहाँ पे कितने बजे हुए थे? 7 बजे हुए थे। 7 बजने के 1 घंटा 40 मिनट बाद, 7 बजने के 1 घंटा 40 मिनट बाद क्या टाइम होगा मेरे भाई? आप कहोगे 8 बजकर 40 मिनट होगा। 8 बजकर 40 मिनट होगा सुबह के, है ना? तो आंसर क्या होगा? 8:40, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। और भी तरीका था, रेशो से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब ये क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं बताता हूँ कि अगर टाइम निकालना है तो डायरेक्ट रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा लो, हमें ये पता लगेगा कि कितने घंटे बाद मिली, फिर उसमें टाइम जोड़ दो, सीधा आंसर निकलेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछता तो हम सीधा डिस्टेंस यानी कि रेशियो पे काम कर लेते। ठीक है। चलिए खैर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि ये 150 बीच की डिस्टेंस है। मान लो इस ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंची, तो ये 1 घंटा 40 मिनट तक ये चली, 1 घंटा 40 मिनट तक ये चली। तो ये पॉइंट रहा होगा इनका मीटिंग पॉइंट, जहां पर 8 बज के 40 मिनट हुए होंगे सुबह के। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 भी आज कंप्लीट। ये क्वेश्चन करिए फटाफट, और इस क्वेश्चन के को करने का आपके पास है 20 सेकंड। कोशिश करो आप 20 सेकंड में इस सवाल को फोड़ दो, है ना? जल्दी से बताइए, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है। वीडियो चाहे पॉज करो, 20 सेकंड में खत्म करना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। करिए भाई जल्दी, है ना? अच्छा, 20 सेकंड आपकी हो चुकी है ना? चलिए, अब देखो क्या करना है। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ ये छोटी छोटी चीजें आपको बता के चलता हूँ। ठीक है, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है, चलिए भाई, तो टाइमर ऑफ कर देता हूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं, क्रमागत है और सम है, इवन नंबर है, ठीक है ना? कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, ये बात कर गया है ना, बता दिया। का गुणनफल क्या होगा? हमें गुणनफल प्रोडक्ट बताना है उसका। ठीक है। जिनके वर्गों का अंतर 84 है। मान लो एक सम संख्या ए है, एक संख्या बी है, और इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। तो मुझे ये बताओ दोस्त, ये तो फॉर्मूला है, तुम कहोगे ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ये क्या है? ए माइनस बी है, और ये 84 के बराबर होगा। क्लियर है बात? और अगर ये दो संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, और क्रमागत भी है ना, तो इसका मतलब उन दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो दो ही होगा। जैसे कि 12 और 14 क्रमागत सम संख्याएं, 16 और 18, 32 और 34 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इनके बीच का अंतर मेरे भाई दो ही होगा। तो ये चीज मैं लिखने के लिए आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट ए प्लस भी लिखता। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा दो रहेगी, क्योंकि क्रमागत सम संख्या है, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमेशा दो रहेगी। तो यहां से बच्चों, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 42। और a माइनस बी की वैल्यू मैंने अभी बताया है, दो ही रहने वाली है। तो आपसे पूछ रहे हैं इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो a की वैल्यू निकालनी, तो जोड़ का आधा कर दो, 42 और 2 44, 44 का आधा कितना हो गया? 22। 11 का मल्टीपल आंसर होगा 8 और 5, ये सीधा सीधा है, ये नहीं है, ये नहीं है 11 का मल्टीपल। 8 और 5 13, ये 11 का मल्टीपल है। b की वैल्यू निकालनी, तो 42 में से 2 कम कर दो, यानी कि अंतर का आधा कर दो, यानी कि 20। तो 22 दूनी 44, यानी कि 440 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। तो इन चीजों को समझा करो, हर चीज का अपने आप में एक मतलब होता है, एक मीनिंग होता है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा कि क्रमागत सम संख्या, सम तो है लेकिन साथ में क्रमागत यानी कि कॉन्जुगेटिव बोल दिया, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर तो बेटा दो ही रहेगा, ये फैक्ट बन गया। तो ये बताएगा नहीं आपको, जैसे कि मैं आपको कहूं कि क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दिया गलती से कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका एलसीएम इतना है और एक संख्या ये है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? तो भैया उसका एचसीएफ हमेशा दो होगा, क्योंकि क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा दो होता है। ये कभी भी एग्जामिनर बताएगा नहीं, ये फैक्ट है, अपने आप बन जाती है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं भाई आपको चीजें समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। और ये पूरा हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में भी आई होगी और आप काफी इंजॉय भी कर रहे होंगे, और आपका स्कोर एक अच्छा खासा बन भी रहा होगा। अगर आप 40 में से 35 प्लस नंबर तक जा रहे हो, तो उसका मतलब आप एक अच्छी प्रैक्टिस में हो। लेकिन
सबसे बड़ी चीज क्या होगी दोस्तों, उन 40 क्वेश्चन में 35 तो आप कर रहे हो, लेकिन टाइम कितना ले रहे हो मैटर वो करेगा। पता लगा कि आप 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन को करने में 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो। कोशिश ये करना है कि 40 जो है आपका 40 मिनट या 45 मिनट में 40 क्वेश्चन खत्म होने चाहिए। ठीक है बच्चों। और हाँ, दूसरी बात, जब तुम एग्जाम में बैठो तो अगर तुम्हें लगे कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है तो उसको एकदम स्किप करना है, ये नहीं करना कि पकड़ के बैठना है उस क्वेश्चन को। ठीक है। चलिए खैर, कल की जो क्लास होगी हमारी उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4 यानी कि मॉक टेस्ट 5। ठीक है बच्चों। तो हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप इसी उत्साह और जोश के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं और जो है हर चीज आपके साथ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।